डॉक्टर फ़ोन फ़ोन मैनेजर के साथ आप कर सकते हैं अपने आईफ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन को अपने पीसी और मैक के साथ कनेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं सारा डेटा फ़ोन से पीसी और पीसी से फ़ोन पे अपनी म्यूज़िक को मैनेज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो म्यूज़िक पीसी से फ़ोन पर। आप अपने फ़ोन के वीडियोज़ को पीसी पे और पीसी के वीडियोज़ को फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को मैनेज कर सकते हो। साथ ही आपके फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको एडिट, डिलीट और यहीं से कॉन्टैक्ट्स को आप अपने फ़ोन में ऐड भी कर सकते हैं। आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशंस है, उनको यहीं से आप जो है डिलीट भी कर सकते हो और आपके फ़ोन के लिए यहाँ पे मिलता है एक्सप्लोरर, जिसके अंदर आपको फ़ोन के वो सारे फाइल्स देखने मिलेंगे जो आपका आईफ़ोन आपको नहीं दिखाता है। डॉक्टर फ़ोन का चल रहा है मदर्स डे सेल, जहाँ पे आपको मिल सकता है इस सॉफ्टवेयर के ऊपर अप टू 80% का डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट ज़रूर कीजिए। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएनए, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन यहाँ पे छूट जाए, मैं नहीं ले आ पाऊँ या फिर आपको जवाब नहीं दे पाऊँ कमेंट सेक्शन के अंदर, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देता हूँ बहुत लोग को जवाब, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि कुछ वजह से जो है क्वेश्चंस छूट जाते हैं। मुझे किसी से जो है पर्सनली दुश्मनी नहीं है। बहुत लोग नाराज़ होते हैं कि हमारा ही क्वेश्चन क्यों नहीं लेते हो। कभी कभी क्वेश्चन जो है मिस हो जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि यूट्यूब जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को उठाकर स्पैम फोल्डर में और हेल्ड फॉर रिव्यू फोल्डर में फेंक देता है। वहाँ से मुझे उनको लेके आना पड़ता है फिर से। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कभी कभी छूट जाते हैं। एक रिक्वेस्ट और बोलना चाहता हूँ आपसे कि हैशटैग हमें पहले आपको बोला था लगाने के लिए, हैशटैग आस्क नबी, लेकिन अभी आप मत लगाइए, हैशटैग का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि हैशटैग की वजह से भी जो है यूट्यूब कुछ कमेंट्स को फिल्टर कर रहा है और उसको स्पैम फोल्डर में डाल रहा है। तो हैशटैग लगाना आप छोड़ दो। नॉर्मल क्वेश्चन पूछो, कोई भी लिंक वगैरह इंक्लूड मत करो, क्योंकि लिंक को भी स्पैम फोल्डर में डाल रहा है। यूट्यूब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस क्यूएनए का, वो लेते हैं। यहाँ पे रूपाली सेठी है इनका नाम। इन्होंने पूछा है कि आपने बताया कि डॉक्टर फ़ोन, जिनका मैं प्रमोशन करते रहता हूँ, स्टार्टिंग में प्री रोल लगाता हूँ, तो उनके बारे में पूछ रहे हैं कि डॉक्टर फ़ोन जो है वो अनलॉक कर सकता है अगर आपने अपने आईफोन का पासकोड भूल गए तो क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? क्या ये चोरों के द्वारा जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आईफोन जो है आपका दो चीज़ों के साथ सिक्योर किया जाता है। पहला है पासकोड, ये पहला सिक्योरिटी का लेवल है, और दूसरा है आपका एप्पल आईडी और उसका पासवर्ड। तो पहला जो पासकोड है वो कोई भी इंसान अगर भूल जाता है, एप्पल आईडी अगर उसका पासवर्ड अगर आप भूल गए हो तो कैसे उसको रिकवर करना है, पहले ही मैं वीडियो बना के बता चुका हूँ। लेकिन पासकोड जो है, जो 6 डिजिट का पिन है या 4 डिजिट का पिन है, अगर वो भूल जाते हो तो किस तरीके से आप उसको रिकवर कर सकते हैं, अपना फ़ोन कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो एप्पल का ही बताया हुआ मेथड है जो डॉक्टर फ़ोन इस्तेमाल करता है। कोई अजीब सा, कोई नया, कोई अनोखा, कोई जो है इलीगल मेथड इस्तेमाल नहीं करता। एप्पल का मेथड है कि आपका जो फर्मवेयर होगा लेटेस्ट, वो डाउनलोड होगा आपके फ़ोन में, वो फिर से इंस्टॉल होगा और आपका पासकोड जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन डेटा जो है आपका एक भी एमबी का, एक भी केबी का नहीं बचेगा आपके फ़ोन में। आपका फ़ोन पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपका एप्पल आईडी और पासवर्ड जो है वैसा का वैसा लगा रहेगा। तो चोर अगर चोरी कर लेता है, पासकोड हटाने के लिए प्रोसीजर कर भी लेता है, वो आईफोन उसके कोई भी काम का नहीं है, जब तक कि उसको आपका एप्पल आईडी और उसका पासवर्ड नहीं पता है। ये एप्पल का अपना खुद का तरीका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्रिश का। ये बोलते हैं शाओमी की जो डिवाइसेस है वो इनकॉग्निटो मोड में भी डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ना सिर्फ आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है, बल्कि आपके फ़ोन का जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी वहाँ पे स्टोर होता है, और सारी इन्फॉर्मेशन वैसी की वैसी स्टोर होती है जैसे आप नॉर्मल मोड में यूज़ करते हो। तो इनकॉग्निटो मोड जो वहाँ पे है शाओमी के फ़ोन्स में, वो एक बहुत ही मजाक वाली टाइप की चीज़ है। और चाइनीज़ फ़ोन्स के अंदर जनरली जो है ये सारे टाइप के सिक्योरिटी लैप्सेस और प्राइवेसी इश्यूज़ होते ही है। लेकिन मुझे अफसोस जो है इन फ़ोन्स का नहीं है, उन यूट्यूबर्स का है जिनको इन कंपनीज की तरफ से पैसे मिलते हैं। इनके साथ बहुत अच्छा टाइप होता है, और जैसे ही कभी भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी उठ के आती है, ऐसे कोई एलिगेशन लगता है, तो फट से वो यूट्यूबर्स जो है आके वीडियो बना के जो लोग है, जो पब्लिक है, उसको सारी बातें क्लियर कर देते कि ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, ये हर ब्राउज़र करता है, तो यहाँ पे ये ब्राउज़र जो है ये कोई स्पेशल नहीं कर रहा है। जबकि उन यूट्यूबर्स को बोलना चाहिए कि आप ये ब्राउज़र को जो है अनइंस्टॉल कर दो और दूसरा कोई ब्राउज़र यूज़ करो जो ज़्यादा सेफ है। तो ये मुझे ज़्यादा जो है बुरी लगती है चीज़। अगला क्वेश्चन है पाठक व्लॉग्स का। ये बोलते हैं iOS के लिए बेस्ट एडिटिंग एप्लीकेशन कौन सा है, जल्दी रिप्लाई कीजिए। देखिए, iOS के लिए जो है काफ़ी सारे बेस्ट एडिटिंग एप्लीकेशन है। अगर आपको फ्री में करना है तो एप्पल का खुद का आई मूवी है, उससे आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ही बेसिक उसमें एडिटिंग होती है। अगर आपको थोड़ा एडवांस करना है तो आप काइन मास्टर यूज़ कर सकते हो, या किने मास्टर भी बोलते हैं उसको, लुमा फ्यूजन यूज़ कर सकते हो, या फिर फिल्मोरा गो, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये यूज़ कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन जो है पेड है। इसमें जो फिल्मोरा गो है, इस पर मैंने एक वीडियो बना के रखी है, वेडनेसडे थर्सडे कभी तो मैं वो वीडियो आपको बताऊंगा। उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही फन और अच्छा एप्लीकेशन है वो फिल्मोरा गो वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वसीम अकरम का। ये बोलते हैं आईफोन और दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारे लीक्स निकलते, तो क्या इससे एप्पल को नुकसान
नहीं होगा। नुकसान हो भी सकता है, नुकसान नहीं भी होता है। कभी कभी कंपनी जो है अपनी तरफ से लीक्स निकालती है ताकि उनको जो एडवर्टाइजिंग के अंदर रेवेन्यू स्पेंड करना पड़े वो काफ़ी कम हो जाए। और ये सारे लीक छोटे छोटे जो देते हैं लोग, रूमर्स लीक करते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है, लोग उनके बारे में बात कर देते हैं। अब जैसे ही आईफोन 12 का लीक आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, दुनिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, यूएस के यूट्यूबर्स है, वर्ल्ड ओवर जितने भी यूट्यूबर्स उस पर वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे और उससे उनको फ्री की पब्लिसिटी मिल जाती है। तो फायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। नुकसान ये हो सकता है कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर वो पर्टिकुलर फीचर अपने फ़ोन में लेके आ जाए, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी और इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है कि ये सारी चीज़ें लीक होने वाली है तो इतना वो लोग इससे बॉदर नहीं होते, फायदा इसके अंदर ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है पारस अग्रवाल का, बोलते हैं इज इट पॉसिबल टू एडिट 4K वीडियो ऑन मैकबुक प्रो बेस मॉडल 2020 विदाउट एनी इशू? हाँ पारस, आप कर सकते हो। मैकबुक प्रो बेस वाले वर्जन के अंदर भी 4K वीडियो एडिटिंग, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अननेसेसरी जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है वो लेने की आपको जरूरत नहीं। बेस मॉडल जो 8GB रैम वाला आया है मैकबुक का वो भी काफ़ी अच्छा है, इसमें आप 4K वीडियो एडिट कर सकते हो। सिर्फ फाइनल कट यूज़ करने के टाइम पे अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा जो है यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप वगैरह मुझे देखने मिल रहा है प्रीव्यू विंडो के अंदर, तो वहाँ पे जो प्रीव्यू विंडो है उसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट से घटाकर थोड़ी कम कर देना। जो प्रीव्यू आप देखते हो वीडियो एडिट करने के टाइम, तब आपको जो है कोई इशू नहीं आना चाहिए। वैसे 4K वीडियो एडिटिंग जो है वो आराम से कर लेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समीन का, ये बोलते हैं कि आप पहले आईफोन 10R यूज़ करते फिर आईफोन 11, तो हमेशा वैल्यू फॉर मनी जो आईफोन होता है वो लेना पसंद करते हो। और आपने ये बताया भी था कि मैं सब्सक्राइबर्स को भी वही बात बताता हूँ कि बजट मॉडल जो होगा या वैल्यू फॉर मनी जो होगा वो आपको लेना चाहिए। बिल्कुल मैं ये जो है इसमें बिलीव करता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है वो आपको लेना चाहिए, ना कि सबसे जो ज़्यादा महंगा है वो प्रोडक्ट। तो इस साल जो है 4 मॉडल लॉन्च होने वाले आईफोन 12 सीरीज़ के अंदर, तो कौन सा आप परचेस करना चाहेंगे एज अ डेली ड्राइवर? देखिए जो 4 मॉडल है उसमें मैं परचेस करना चाहूँगा 2 मॉडल, जो एक दो सबसे छोटा मॉडल है 5.4 इंच का वो मैं परचेस करना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत ही अलग कैटेगरी का फ़ोन वो एप्पल निकालने वाला है, एक अलग एक डिफरेंट स्क्रीन साइज़ का फ़ोन निकालने वाला है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और दूसरा मैं इंटरेस्टेड हूँ आईफोन 12 प्रो के अंदर। देखिए यहाँ पे जो है आईफोन 12 और 12 प्रो के अंदर 11 और 11 प्रो से ज़्यादा डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे प्रो मोशन डिस्प्ले हो गया, फिर थर्ड लेंस के साथ एक लाइडार स्कैनर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं डेफिनेटली एक्सपीरियंस करना चाहूँगा और आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। और इन दोनों फोन्स के अंदर जो बेस मॉडल है सबसे और जो 12 प्रो है, उन दोनों के बीच में अगर डेली ड्राइवर की बात करें, अगर ये दो फोन्स में लेता हूँ तो डेली ड्राइवर डेफिनेटली आईफोन 12 प्रो ही रखना चाहूँगा मैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संजय कलानी का, ये बोलते हैं आईपैड प्रो 2020 विद मैजिक कीबोर्ड, जो 30,000 का उसके साथ कीबोर्ड आता है वो रिप्लेस करता है मैकबुक को, और उनको काफ़ी सारे पॉइंट्स पता है जो प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट को, लेकिन ऐसे बात बताइए जो प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट को रॉन्ग। इस स्टेटमेंट को रॉन्ग ये प्रूफ करता है कि मैकबुक जो है एक फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर है, जिसपे आप कंप्यूटर के या विंडोज से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस, जितने सॉफ्टवेयर आप चलाते हो वो इस पर भी चला सकते हो, जो ऑब्वियसली मैक ओएस के लिए बने हुए। लेकिन आईपैड के ऊपर आप वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि आईपैड एक फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर नहीं है, उसके अपने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन अगर आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है, कभी भी उसको निकाल कर यूज़ करना है, कहीं भी उसको निकाल कर यूज़ करना है, मीडिया कंजम्पशन के लिए चाहिए, आपको गेमिंग के लिए चाहिए, तब मैकबुक के सामने आईपैड जो है ज़्यादा बेहतर चीज़ हो सकती है। लेकिन जिसको फुल फ्लेज कंप्यूटर चाहिए उसके लिए मैकबुक ही बेहतर डील है, और मैकबुक का कीबोर्ड ही आपको बेहतर लगेगा उसके लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोहम्मद जैद का, बोलते हैं आईफोन एसी 2020 में आपको जो स्पेसिफिकेशन है सबसे ज़्यादा कमी किस में लगी, और इसका जो प्राइस है वो करेक्ट प्राइस क्या होना चाहिए? देखिए इसका जो करेक्ट प्राइस है, जो दुबई में है, जो यूएस में है, 34,000 33,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास, वही प्राइस अगर इसका इंडिया में रहता तो इसका मजा ही कुछ और होता। लेकिन अभी HDFC बैंक ऑफर्स के तहत इसको आप जो है 38,900 रुपीज़ में ले सकते हो, और थोड़े दिन के बाद मैं श्योर हूँ कि कोई ना कोई सेल के अंदर इसका प्राइस अराउंड 35,000 रुपीज़ तक आपको देखने मिलेगा, तब उसका प्राइस जो है सही हो जाएगा। अगर 35,000 रुपये का ये फ़ोन मिलता है तो इसको लेने में कोई हर्ज नहीं, काफ़ी अच्छा फ़ोन है उन लोगों के लिए जिनको वन हैंडेड यूजेज वाला छोटा फ़ोन चाहिए, जिनको फुल डिस्प्ले वाला फ़ोन नहीं चाहिए। और इसके स्पेसिफिकेशन में मुझे कोई कमी नहीं लगती, सिर्फ इसकी बैटरी जो है छोटी है, वही आईफोन 8 वाली, बाकी इसके सब स्पेसिफिकेशन जो है बहुत अच्छे दिए हुए हैं। और आप जैसे बोल रहे कि आपको नॉच पसंद है, एप्पल को इसमें नॉच लाना चाहिए, तो इसमें नॉच ला के फायदा नहीं है, क्योंकि ये ऐसी है यानी कि स्पेशल एडिशन, जैसे एप्पल ने पहले आईफोन ऐसे निकाला था वैसे ही अभी आईफोन ऐसे निकाला, तो ऑब्वियसली इसके अंदर पुरानी बॉडी में नए इंटर्न्स आने वाले हैं। अगर आपको ट्रू जो आईफोन ऐसी आप इमेजिन कर रहे थे कि नॉच वाला चाहिए, तो फिर आईफोन 12 का जो बेस मॉडल है 5.4 इंचेस वाला, वो आपको असली आईफोन ऐसी लगेगा नॉच के साथ वाला। अगला क्वेश्चन है शुभम वर्मा का, बोलते हैं यूट्यूब पे एजुकेशनल चैनल शुरू करना है कि मैं आईफोन 11 से रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग सब कुछ कर सकता हूँ और अपलोड भी उससे कर सकता हूँ, वीडियो साइज जो है कम से कम 30 मिनट का होगा। बिल्कुल आपके पास एक बहुत ही अच्छा टूल है आईफोन 11, लोग तो इसके लिए तरसते हैं, और इतना अच्छा टूल होने के बाद अगर आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू नहीं करेंगे, अगर आप करना चाहते हो, तो फिर जो है बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। कभी भी आईफोन 11 या आईफोन कोई भी आपके पास हो, इतना अच्छा आईफोन आपके पास है, तो DSLR की अभी आपको फिलहाल जरूरत नहीं है, आपका यूट्यूब चैनल शुरू कर
कर दो, सोचो मत उसके बारे में। एक बार आपने शुरू कर दिया, बाद में आप प्रोग्रेस करेंगे तब DSLR वगैरह और बाकी प्रोफेशनल इक्विपमेंट आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दयावंती का, ये बोलते हैं कि आईफोन 12 का जो एकदम बेस मॉडल है 5.4 इंच वाला, उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, HD+, फुल HD+। देखिए अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक फुल HD+ डिस्प्ले उसमें आपको देखने मिलने वाला है, जो कि OLED डिस्प्ले होगा। आईफोन 12 के सारे मॉडल्स के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट लास्टिंग बैटरी लाइफ किसकी होगी? ऑब्वियसली जो 12 प्रो मैक्स है उसकी होगी, अभी भी जो है 11 प्रो मैक्स की है। और BOE के OLED डिस्प्ले की हिस्ट्री क्या है? BOE भी जो है एक मैन्युफैक्चरर है, जैसे सैमसंग मैन्युफैक्चरर है, और एप्पल उससे जो है अपने स्पेसिफिकेशन से अपने गाइडलाइंस के मुताबिक ये डिस्प्लेस बनवा के ले रहा है। ये दो मॉडल्स के डिस्प्ले है, तो जब तक हमारे हाथ में फोन एक्चुअल में नहीं आता BOE के डिस्प्ले के साथ, तब तक उसके बारे में एग्जैक्ट कमेंट करना पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है साहिल का, बोलते हैं सेलबरी का कैश ऑन डिलीवरी चालू हो गया क्या? कैश ऑन डिलीवरी ना सेलबरी दे सकता है, ना अमेजॉन दे सकता है, फ्लिपकार्ट दे सकता है, क्योंकि सब लोग जो है कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का ऑप्शन ही अभी प्रेफर कर रहे हैं। कैश का ट्रांजैक्शन कोई भी करना नहीं चाह रहा है। तो अमेजॉन से भी आपको अगर कुछ मंगाना है तो प्रीपेड ही मंगाना पड़ेगा, सेलबरी से भी मंगाना है तो प्रीपेड ही मंगाना पड़ेगा। रही बात सेलबरी से आप मंगा सकते हो कि नहीं, तो अभी आप, मुझे ऐसा लगता है कि सेलबरी से आप नहीं मंगा सकते। मैंने भी उनसे बात किया था कि बहुत लोग सवाल पूछ रहे कि हमको ऑर्डर करना है, तो आप ऑर्डर शायद नहीं कर सकते। अगर ऑर्डर करेंगे भी तो लोग डिलीवर नहीं कर सकते, शिप नहीं कर सकते, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो लॉकडाउन है, स्पेशली मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर 31 मई तक एक्सटेंड ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको मंगाकर भी फायदा नहीं, उससे अच्छा आप 31 मई के बाद ही ऑर्डर कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रतीक श्रीवास्तव का, ये बोलते हैं आईफोन 12 के लॉन्च के बाद आईफोन 10R को एप्पल डिसकंटिन्यू तो नहीं कर देगा जैसे आईफोन 10 को किया था? मोस्ट प्रोबेबली आईफोन 10R विल बी डिसकंटिन्यूड, हो सकता है, ज्यादा चांसेस यही है कि आईफोन 10R डिसकंटिन्यू कर देगा, क्योंकि उसकी शायद यहाँ पे इस लाइनअप के अंदर कोई भी जगह नहीं रहेगी। जैसे आईफोन 10 डिसकंटिन्यू हो गया, फिर 10s मैक्स हो गया, वैसे ये भी एक ना एक दिन जाने वाला है इस लाइनअप के अंदर से। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट से मिलेगा, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस में ये चीज़ बता चुका हूँ। आईफोन 12 के लॉन्च के बाद क्या प्राइस ड्रॉप होगा? ऑब्वियसली प्राइस ड्रॉप होगा ही। जब भी नया मॉडल आता है तो पुराने जितने मॉडल्स है उस पर $100 तक का प्राइस ड्रॉप, एप्पल का ऑफिशियल प्राइस ड्रॉप जो है वो होता ही है। और ये बोल रहे हैं कि आईफोन 7 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या 12 के लिए रुकूँ, क्या 10R ले लो? देखिए आईफोन 7 यूज कर रहे हो तो ऑलरेडी आपके पास काफ़ी अच्छा फोन है, और आप आराम से जो है 2-3-4 महीने और रुक सकते हो, आईफोन 12 के लिए जा सकते हो। कोई भी ऐसा फोन नहीं है कि भाई बहुत ही बेकार फोन है आपके पास और बोलते हैं कि मैं मलेशिया में हूँ तो 5-6 आईफोन्स एक साथ लेके आ जाऊंगा, तो कितनी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी? इतनी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी आपको कि आपका वहाँ से फ़ोन लाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक फ़ोन लाना है अपने खुद के लिए यूज़ करने के, तो उसको एक्टिवेट करो, पॉकेट में रखो, लेके आओ, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके पर्सनल यूज़ का फ़ोन है। अगर आप 5-6 लेके आते हो तो सीधी सी बात है आप जो है कमर्शियल यूज़ के लिए लेके आ रहे हो, फिर आपको ज़बरदस्त कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सक्षम सिंह का, ये बोलते हैं कि आईफोन 6 और आईफोन 11 को, दोनों को 3U टूल से उन्होंने कनेक्ट किया, कंपेयर किया, तो जो स्टोरेज टाइप है उनको आईफोन 6 में मिला MLC और जो आईफोन 11 में मिला TLC। अब आईफोन का जो 6 का जो स्टोरेज टाइप है इनके मुताबिक MLC वाला वो ज़्यादा रिलायबल है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। और क्या एप्पल चीप कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है नए आईफोन्स के अंदर, ताकि लोग फोर्सफुली जो है वो स्लो होने के बाद नए आईफोन पे अपग्रेड करें? ऐसे कोई भी चीज़ एप्पल नहीं कर रहा है, क्योंकि एप्पल के जो आईफोन यूजर्स है वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। एक बार जिसने आईफोन लिया वो ज़्यादातर जो है अपग्रेड आईफोन पे ही करता है। और आईफोन को जो एप्पल बेच रहा है तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए 5 साल 6 साल यूज़ के लिए एक आईफोन जो है बहुत ही अच्छा डिवाइस होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और उसके अंदर जो स्पीड और आपको लॉन्ग टर्म की रिलायबिलिटी मिलती है वो। तो कभी भी चीप कंपोनेंट या लोअर परफॉर्मिंग कंपोनेंट लगाकर अपना नाम एप्पल खराब नहीं करेगा इस छोटी सी चीज़ की वजह से। रही बात ये ऐसा क्यों यहाँ पे है, देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक फ़ोन के अंदर, और उसके अंदर कुछ चीज़ें जो होती है उनका स्पेसिफिकेशन ऑन पेपर बेहतर होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको अप्लाई किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट है वो कुछ और निकल के आता है। तो यहाँ पे आपके फ़ोन के अंदर जो स्टोरेज है वो बिल्कुल भी इंफीरियर नहीं है आईफोन 6 के स्टोरेज से, इनफैक्ट ये ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा रिलायबल भी है उस स्टोरेज के मुकाबले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शेख उजैन का, ये बोलते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं और बहुत लोग जो है फोन्स का आईपैड का इस्तेमाल करते हैं, तो आगे चल करके ये देखने को मिलेगा कंप्यूटर्स की जरूरत ही नहीं होगी और फोन पे आईपैड पे सब कुछ हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं खास करके जो मैक है या विंडोज है उसका जो सॉफ्टवेयर होता है जैसे एडोबी प्रीमियर प्रो और फाइनल कट प्रो, ये सारे जो है प्रोफेशनल लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें और ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा फीचर्स होती है जिससे आप अपने वीडियो को जो है और बेहतर बना सकते हो। तो मोबाइल डिवाइस या आईपैड के जो है बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होते हैं फुल फ्लेज कंप्यूटर के सामने, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अच्छे फास्ट तरीके से आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन जब एडवांस वीडियो एडिटिंग की बात आती है, प्रोफेशनल क्वालिटी की वीडियो एडिटिंग की बात आती है और ईज ऑफ यूज़ की बात आती है, तो वहाँ पे एक कंप्यूटर का मुकाबला फ़ोन या आईपैड नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है नौमान खान का, बोलती है आईफोन SE का प्राइसिंग जो है
यूएस में क्यों सस्ता है दुबई के मुकाबले, और वहाँ पे क्योंकि एप्पल का खुद का स्टोर है यूएस में भी दुबई में भी, तो वहाँ पे डिफरेंस क्यों है। देखिए हर कंट्री का जो अलग अलग लॉज होता है, अलग अलग टैक्सेस होता है। अब दुबई के अंदर भी 5% वैट जो है वहाँ की गवर्नमेंट लगा दिया है, तो 5% वैट इंक्लूड करने के बाद आईफोन का प्राइस जो है थोड़ा ऊपर हो जाता है। लेकिन लॉन्च के बाद यूएई के अंदर, दुबई के अंदर जो है एप्पल के स्टोर के अलावा जो बाहर के स्टोर पे मिलते हैं उन आईफोन्स का जो प्राइस होता है वो एप्पल स्टोर के प्राइस से और कम होता है और यूएस के प्राइस से भी कम होता है। तो जैसे ही लॉन्च होता है फोन तभी नहीं लेने का जी दुबई से, थोड़े दिन के बाद अगर आप लेंगे तो आपको और ज्यादा बेहतर डील मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है लारेप का, ये बोलते हैं स्टूडेंट डिस्काउंट क्या हमको मिल सकता है इंडिया में, उनको आईपैड लेना है। बिल्कुल स्टूडेंट डिस्काउंट आपको मिल सकता है। जब स्कूल खुलने का टाइम आता है, कॉलेज खुलने का टाइम आता है, उस टाइम पे आप एप्पल स्टोर में जाएंगे अपना स्टूडेंट आईडी लेके, तो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों का, ये बोलते हैं क्या आईपैड प्रो 2020 11 इंच वाला कैसा रहेगा, मेरे बेटे के लिए लेना चाहता हूं जो कि अभी 7th क्लास में है, क्या लेना ठीक है। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 7th क्लास के बच्चे को आईपैड प्रो 2020 की कोई भी जरूरत नहीं है। अननेसेसरी अपना पैसा जो है इतने महंगे डिवाइस में मत डालिए। अगर आपको एक पावरफुल टैबलेट उसको दिलाना ही है, आईपैड दिलाना है, तो आईपैड एयर 3 के लिए जाइए जो कि सेम साइज का है ऑलमोस्ट, और उसके अंदर सारी चीजें चल जाएंगी। कीबोर्ड भी आप उसमें अटैच कर सकते हो जो कि एप्पल का स्मार्ट कीबोर्ड है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर उसको गेम खेलना है, अगर उसको प्रोजेक्ट वर्क है, कोई भी काम है, तो बड़ी आसानी से वो उस पर कर पाएगा और आपका पैसा जो है काफी उसमें बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरुत का, ये बोलते हैं मैकबुक एयर 2020 का जो i5 वाला वेरिएंट है और मैकबुक प्रो का बेस वेरिएंट में से कौन सा लेना चाहिए। अगर आपको i5 वाला एयर लेना है उससे अच्छा मैकबुक प्रो ही लो, क्योंकि मैकबुक प्रो के अंदर जो i5 है वो 8th जनरेशन का भले ही हो, लेकिन मैकबुक प्रो के जो थर्मल्स है वो ज़्यादा एफिशिएंट है हीट डिसिपेशन के लिए, तो ज़्यादा गर्म नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा आईपैड एयर के मुकाबले। आप एक्चुअल में जो ट्रूली हार्ड काम अगर आपको करना है, हैवी टास्क आपको कुछ करना है, तो आप मैकबुक प्रो पे ही कर पाएंगे। एयर जो है वो गर्म हो जाएगा। आज जो है दोस्तों मैकबुक के काफी ज्यादा सवाल आ रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है मैकबुक में, तो थोड़े दिन में जो है मैकबुक के भी वीडियोस बनाना मैं शुरू करूंगा, आप लोग देखना जरूर। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं रोतिक का, ये बोलते हैं कि मैकबुक प्रो 13 इंच के लिए सोच रहा हूँ म्यूजिक प्रोडक्शन और वीडियो एडिटिंग के लिए, दुबई से लेना सही होगा कि इंडिया से। इंडिया से ही लेना सही होगा क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली जो है 10 से 15 हज़ार रुपए का डिफरेंस है दुबई और इंडियन प्राइसिंग के बीच में। और अभी आप दुबई जा ही नहीं सकते, इंडिया में लॉकडाउन है, दुबई में भी लॉकडाउन है, एयरलाइन सारे बंद है, तो ना कोई यहाँ से जा सकता है ना कोई वहां से आ सकता है। तो यहाँ पे जाके अपने कंट्री से ही जो है आप मैकबुक ले लीजिए, वही बेहतर होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऐताश कृष्णया का, ये बोलते हैं कि बताइए सैमसंग का जो ब्लू लाइट फिल्टर है और एप्पल का जो ट्रू टोन डिस्प्ले है, इसमें से कौन सा जो है कैसे काम करता है, दोनों में क्या फर्क है और इन दोनों में बेहतर कौन सा है आंखों के लिए। देखिए सैमसंग का जो ब्लू लाइट फिल्टर है वो आपके डिस्प्ले की ब्लू लाइट जो होती है उसको कम कर देता है, यानी कि डिस्प्ले को थोड़ा सा जो है येलोइश टोन पे लेके आ जाता है। और एप्पल का जो ट्रू टोन है वो भी यही काम करता है, लेकिन रियल टाइम में करता है। जब ट्रू टोन डिस्प्ले आप ऑन करेंगे तो आपकी जो एम्बियंट लाइटिंग है, यानी कि अभी देखिए यहाँ पे मेरे फेस के सामने एक लाइटिंग है, तो उस लाइटिंग का जो कलर टेम्परेचर है, चाहे वो पीली लाइट है या वो ब्लू लाइट है, उसके मुताबिक आपका जो डिस्प्ले है उसका कलर टेम्परेचर भी वो एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे ट्रू टोन टेक्नोलॉजी को मैं बेहतर समझता हूँ, क्योंकि रियल टाइम के अंदर जो आपके रूम की जो एम्बियंट लाइटिंग है, चाहे आप धूप में हो रात का टाइम है, उसके मुताबिक आपके डिस्प्ले का टेम्परेचर, कलर टेम्परेचर जो है वो चेंज करेगा। और रही बात आंखों के लिए अच्छा होने की, तो दोनों ही डिस्प्ले जो है आंखों के लिए अच्छा हो सकते हैं अगर आप ब्लू लाइट को कम कर दे तो। अगला क्वेश्चन है सरबजीत का, ये बोलते हैं कि आईफोन 6s में iOS 14 का अपडेट आएगा और अगर आएगा तो कब आएगा। देखिए आईफोन 6s और आईफोन SE पे जो है तलवार लटक रही है उनके गर्दन पे, iOS 14 आ भी सकता है, iOS 14 नहीं भी आ सकता है। मेरे हिसाब से जो है iOS 14 इसमें आने के बहुत ज़्यादा चांस है, 70-80% चांसेस है इसमें आने के। बहुत लोगों का ये प्रेडिक्शन भी है कि नहीं आएगा, बहुत लोगों का प्रेडिक्शन है कि आएगा। अभी इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। अगर आपको लेना है, आप सोच रहे हो लेने का, तो अभी मत लीजिए, जून तक रुक जाइए। WWDC में अनाउंस कर देगा एप्पल के किन आईफोन्स के लिए आएगा, किन आईफोन्स के लिए नहीं आएगा, और जून का महीना आने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सचिन कुमार का, बोलते हैं DSLR और आईफोन 11 के बीच में 4K रिकॉर्डिंग के बीच में क्या अंतर है या क्या डिफरेंस है। DSLR का ऑलवेज जो है 4K रिकॉर्डिंग हो या 1080p रिकॉर्डिंग हो बेहतर होगा, क्योंकि DSLR का जो सेंसर है वो काफी बड़ा होता है आईफोन के सेंसर के सामने, और DSLR की जो लेंस है वो भी आप इंटरचेंजेबल लगा सकते हो, जो जैसा आपको इफेक्ट चाहिए उससे आप ले सकते हो। DSLR जो है आईफोन 11 के प्राइस का भी अगर आप लेते हो तो एक फुल फ्लैश कैमरा है, उसका काम सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना है, जबकि आईफोन 11 में आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो कभी भी कैमरा के मामले में एक आईफोन या कोई भी मोबाइल फोन जो एक DSLR का मुकाबला नहीं कर सकता।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनंत दुबे का, बोलते हैं एंड्रॉइड फोन्स के अंदर हायर रिफ्रेश रेट के पैनल आते हैं, गेमिंग ट्रिगर आते हैं, दुनिया भर के गेमिंग मोड और ये सब चीजें चल रहती है उसके अंदर, लेकिन गेम बेहतर आईफोन में ही क्यों चलता है जबकि वन प्लस भी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है, एंटूटू स्कोर्स भी दोनों के बराबर के हैं, क्या गीक बेंच के स्कोर्स में जो डिफरेंस है उसकी वजह से चलता है या सिंगल कोर का परफॉर्मेंस है उसकी वजह से चलता है? देखिए सिंगल कोर मल्टी कोर सब देखेंगे आप, आईफोन का बहुत ही जबरदस्त होता है और आईफोन में जो गेम्स है वो आईफोन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है एंड्रॉइड के मुकाबले। और ये जो ऑप्टिमाइजेशन है और ये जो अमेजिंग परफॉर्मेंस है आईफोन के चिपसेट्स का, जो ए सीरीज के चिपसेट आते हैं उसकी वजह से जो है आईफोन में गेमिंग ज्यादा बेहतर तरीके से चलती है, चाहे उसमें हायर रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले दे दो एंड्रॉइड के अंदर या ट्रिगर दे दो। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स है वो आईफोन ही प्रेफर करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हितेश तिवारी का, वो क्वालिटी डिफरेंस क्या है आईफोन 11 और आईफोन 12 सीरीज के पैनल के बीच में, क्योंकि सैमसंग वहां पे पैनल नहीं बना रहा है आईफोन 12 सीरीज के लिए। देखिए क्वालिटी डिफरेंस जब आईफोन 12 आएगा हाथ में तभी हम लोग एक्जैक्टली बता सकते हैं, लेकिन आईफोन 11 से बेहतर ही होगी उसकी क्वालिटी, क्योंकि उसमें जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा है और एलसीडी के मुकाबले वहाँ पे जो है ओलेड पैनल दिया हुआ है, तो आपको डीपर ब्लैक्स देखने मिलेंगे, ज़्यादा वाइब्रेंट स्क्रीन देखने मिलेगी और ब्राइटनेस भी उसकी जो है ज़्यादा होने के पूरे चांसेस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भट्ट का, ये बोलते हैं आप एंड्रॉइड फोन्स की और गेमिंग कंसोल के वीडियोस क्यों नहीं बनाते? गेमिंग कंसोल का वीडियो मैंने अभी तक बनाया नहीं है, अगर फ्यूचर में मौका मिला तो आपको याद करके जो है गेमिंग कंसोल का वीडियो बना देंगे। रही बात एंड्रॉइड फोन्स की, तो मैं जो है आईफोन्स पे एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाते रहता हूँ, दूसरे लोग एंड्रॉइड पे एक्सक्लूसिव बनाते हैं, वो लोग आईफोन को कवर नहीं करते, मैं भी जनरली जो है एंड्रॉइड को कवर नहीं करता हूं। और अगर मैं एंड्रॉइड के वीडियोस बनाना चाहूं तो रोज जो है मुझे जाकर खरीद कर लाकर नए नए फोन, नए नए एंड्रॉइड फोन का वीडियो बनाना पड़ेगा, जो कि मैं मतलब नहीं समझता, क्योंकि लोग इतना उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं देते। 15-20 दिन की, 1 महीने की लाइफ रहती है, उसके बाद उसको कोई पूछता नहीं, एक से बढ़कर जो है दूसरा वीडियो उसके और बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अनबॉक्सिंग का वीडियो हो गया, उसमें सारी तारीफों के पुल बांध दिए, बात खत्म हो जाती है। अगर मैं कंपनी से लूँ रिव्यू यूनिट जो कि वो लोग देने के लिए तैयार है, तो मुझे उनकी जबान बोलना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता। पैसे अच्छे मिलेंगे लेकिन वो जो आपको बताने बोलेंगे मैं बता दूंगा, फिर 10,000 के फ़ोन को भी मैं बहुत ही अच्छा पबजी के परफॉर्मेंस में बता दूं, उसकी तारीफ कर दूं कि रियलमी ने नया फ़ोन निकाला है और उसमें पबजी जो है कमाल तरीके से चलता है, तो मैं आपको भी धोखा दूंगा और अपने आप को भी धोखा दूंगा। अगला क्वेश्चन है एनिग्मा का, बोलते हैं आईफोन 11 है, क्या इसमें पबजी खेल सकता हो, बैटरी जो है खराब तो नहीं होगी? देखिए अभी आपने नया फ़ोन ले लिया, इतना पैसा डाल के, आप सब चीज़ आपको उसी फ़ोन में करनी है, तो पबजी भी खेल ही लो। इतना बैटरी के बारे में सोचोगे तो फ़ोन को क्या एंजॉय करोगे? एक आईफोन आपने लिया है तो 2 साल तो उसकी बैटरी जो है अच्छी लाइफ आपको देने वाली है, बैटरी लाइफ तो कोई इशू तो आपको नहीं आना चाहिए। आईफोन 11 की बैटरी लाइफ वैसे ही बहुत अच्छी है, आराम से पबजी खेलो। इतना ज़्यादा बैटरी हेल्थ के बारे में सोचते रहोगे और देखते रहोगे तो अपने फ़ोन को एंजॉय कैसे करोगे? अगला क्वेश्चन है राजीव का, बोलते हैं गूगल पिक्सल के फोन्स के बारे में आपकी क्या सोच है आईफोन के कंपैरिजन में? देखिए गूगल पिक्सल के जो फोन है सॉफ्टवेयर वाइज बहुत अच्छे हैं, हार्डवेयर वाइज मुझे पसंद नहीं है। कैमरा एक उसमें जो है बहुत अच्छा होता है फोटोज के मामले में, बाकी जो है वीडियोग्राफी या फिर ओवरऑल फोन जो है, जो उसकी हार्डवेयर क्वालिटी है मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। और 100 बात की एक बात बता देता हूँ, फैक्ट यही है दोस्तों कि गूगल पिक्सल के जो फोन्स है वो फ्लॉप फोन्स है। जो प्राइस में गूगल उसको लॉन्च करता है उसके सामने कभी भी आदमी जाके जो है आईफोन ही प्रेफर करता है, आईफोन लेना प्रेफर करता है उसके सामने, इसलिए कोई वो डिवाइसेस खरीदता नहीं। गिने चुने जो एंथुजियास्ट है वो डिवाइसेस खरीदते हैं, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद है तो डेफिनेटली वो चीज़ ले सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुमन शर्मा का, बोलते हैं सैमसंग एक नया चिपसेट लेके आ रहा है AMD के साथ मिलके, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्नैपड्रैगन 865 से भी ज़्यादा है और ऐसा लग रहा है कि आईफोन को भी पीछे छोड़ देगा। देखिए जब आएगा पीछे छोड़ेगा तो हम भी उसका जो है दोनों हाथों से वेलकम करेंगे, लेकिन जब तक आया नहीं है, जब उसको प्रैक्टिकली सैमसंग ने अप्लाई नहीं किया है और उसका जो एक प्रोडक्शन मॉडल है निकाला नहीं है, जब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर ये चिपसेट आता है, आईफोन से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है तो बहुत अच्छी बात है, इस चिपसेट का हम भी आपकी तरह जो है स्वागत करेंगे। हमारे Q&A का आखिरी क्वेश्चन पूछा है जैन मलिक ने, बोलते हैं 20-30 साल के बाद आईफोन का भविष्य क्या होगा, यानी कि फ्यूचर क्या होगा, और एंड्रॉइड का फ्यूचर क्या होगा, वीवो, ओप्पो, मी का क्या होगा? देखिए अभी जो है अगले 5 साल का बताया नहीं जा सकता, तो 10-20 साल की बात तो बहुत दूर की है। जब नोकिया के फोन चलते थे तब किसी ने सोचा था कि नोकिया जो है पूरे स्मार्टफोन गेम से इतना जल्दी बाहर हो जाएगा, अचानक जो है आउट ऑफ द गेम हो जाएगा। और उसके बाद ब्लैकबेरी का टाइम आया, ब्लैकबेरी भी किसी ने सोचा नहीं था कि ब्लैकबेरी भी कंप्लीटली गायब हो जाएगा। HTC के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, तो ऐसे ही आईफोन के बारे में या एंड्रॉइड फोन के किसी भी कंपनी के बारे में आप ये चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगले 5 साल का भी बोलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको जो मैंने बताया था डॉक्टर फोन के बारे में, उनका चल रहा है मदर्स डे का सेल, तो उसको जाके चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद होगा तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।